तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द स्पोक रोहान कशीबे। अगर तुम लोग रोहान कशीबे से अभी तक वाकिफ नहीं हो तो जाके मेरी जोजो बजार्ड एडवेंचर डायमंड इज अनब्रेकेबल की एपिसोड नंबर 14 देख लो, जिसमें रोहान कशीबे का फर्स्ट टाइम अपीयरेंस होता है। वैसे तो ये सीरीज 4 एपिसोड पे है, मगर फिर भी यार, और मुझे तो लगता है अगर रोहान कशीबे को स्क्रीन टाइम मिला भी है तो वो मेरे ख्याल में उसके मांगा आर्टिस्ट के होने की वजह से मिला है। जहाँ पे जोजो बजार्ड एडवेंचर का अपना मांगा आर्टिस्ट मेरे ख्याल में उसके थ्रू हमें ये मैसेज देना चाह रहा है कि एक मांगा आर्टिस्ट को कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं अपने काम को लेके, वो कितने ज्यादा पैशनेट होते हैं, उसके लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। अगर तुम मेरी इस बात को अभी भी नहीं समझे तो जाके एपिसोड नंबर 14 देख लो। खैर यार मैं जानता हूँ अब सारे के सारे जोजो फैंस जितने भी है बचे कुचे, खैर कम ही है, लेकिन खैर वो मुझ पे जरूर बड़ा करे होंगे इस वक्त के यार तू जोजो को क्यों नहीं लेके आता। और मैं जानता हूँ आप लोग आंसर डिजर्व भी करते हो। तो यार अब इंट्रो काफी लंबी हो चुकी है, तो इस एपिसोड के खत्म हो जाने के बाद तो अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो के आखिर तक देखिएगा, तुम लोगों को तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। तो हाँ यार ये कहानी है रोहान कशीबे के हाथ में दसे पड़े पेन में से निकली काली स्याही में उस छुपी हुई परछाई की, जो कि अंधेरे भरे जालिमों कमरों में छुपे बैठे की किस्मत का हाल भी बता दे और शायद से तकदीर का लिखा भी बदल डाले। इसके अलावा मैं मजीद और सीरीज की तारीफ नहीं करने वाला, तो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो हाँ यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में रोहान कशीबे किसी कैफेटेरिया के बाहर बैठे अपनी आइस कॉफी को एंजॉय कर रहा होता है और उसके ठीक सामने कोएची अब उससे कहने लगता है रोहान सेंसे, मैं आपसे एक एहसान चाहता हूँ, मैं इस बार की सर्दियों की छुट्टी में अबॉर्ड जा रहा हूँ। रोहान कशीबे फौरन से समझ जाता कि वो इटली जाना चाह रहा है। तो सेंसे मैं चाहता हूँ आप अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके मुझे वो खासियत दीजिएगा जिससे मैं इटालियन आसानी से बोल पाऊँ। दरअसल मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि ये मेरा पहली बार होगा। रोहान कशीबे अब मुस्कुराते हुए कहने लगता है, जबकि तुम इटली जा रही हो तो क्यों ना तुम मेरे एक्सपीरियंस के बारे में भी सुन लो। मैं तुम्हारी याद दिलानी कर देता हूँ। तुम्हें तो याद होगा जब जोस के हिगाशी किताब मेरे घर में घुस के मुझ पे टूट आया था, तो इसके बाद से मेरे मांगा के बीच में काफी बड़ा गैप आया था। अब जैसे जैसे मैं रिकवर हो रहा था मैंने इटली में वीनस में 8 दिन गुजारे ताकि मैं कोई गजब किस्म की स्टोरीज मटेरियल वगैरह को कलेक्ट कर सकूं। और वहीं पे मेरी नजर किसी चमत्कार पे पड़ गई, हाँ, जो कि पादरियों का चर्च था। और हाँ कोई जी, क्या तुम्हें पता है कन्फेशनल किसे कहते हैं, जिसमें पर्दे लगे हैं? ये कुछ अमारी टाइप जिससे दिखने वाली चीज होती है। खैर ये तो तुम इटली के हर चर्च में पाओगे। दरअसल इस चीज में पादरी अंदर चला जाता है और दूसरी साइड से वो किसी गुनहगार का इंतजार करता है। वो गुनहगार जो भी है इसके अंदर एक सलाख होगी, उसके पीछे से अपना गुनाह बताएगा बिना अपनी शक्ल दिखाए। जबकि वो अपने मुंह से अपना गुनाह के बारे में बताएगा, उसका दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि हर कोई गुनाह का बर्डन अपने दिल में नहीं सह सकता। और यही इनका कन्फेशनल होता है। तस्वीरें लेना वहां पे मना था, मगर पादरी के ना होते हुए मैंने जितनी ले सकी लेता चला गया। पर अब जबकि वहां पे पादरी मौजूद नहीं था तो मैंने अंदर जाने का भी यहाँ तक इरादा किया। और तुम्हें पता है कोई चीज हैरानगी की तो बात है, जब मैं बैठ के इधर उधर देख रहा था विंडो की दूसरी साइड से मुझे किसी गुनहगार की आवाजें आने लगी और उसने मुझसे कहा, पादरी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है फादर, मैं अब और बोझ नहीं सह सकता इस गुनाह का। ये सुनते सारे रोहान काफी ज्यादा अब हैरान होने लगता है। वो कुइची को मजीद अपनी कहानी सुनाता चला जा रहा होता है कि वो शख्स मुझे पादरी समझ रहा था। फिर उस दौरान रोहान कशीबे मुस्कुराते हुए अपने दिल में कहने लगता है, वाह क्या ये मेरा लक है। चलो सुनते हैं वो बड़ा सा गुनाह जिसके लिए ये मुझे बताने के लिए मरता चला जा रहा है। अब वो गुनहगार अनजान शख्स कहने लगता है, फादर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो रोहान कशीबे उससे कहने लगता, अपने कन्फेशनल को जारी करो मेरे बच्चे। तो वह अनजान शख्स अब मजीद आगे कहना शुरू करता, यह सब कुछ उस मलूस शाम से शुरू हुआ। मैं उस दौरान 24 सालों का था। फूड मार्केटिंग में मैं सुबह से रात तक काम करता था और इसी में मेरा पूरा दिन कट जाता था। छल्ली के बारी बारी बैग्स को मैं एक जगह पे जमा कर रहा था ताकि बाद में इन्हें यहीं से ट्रक में डाल दिया जाए। और बस काम था। अगर सच कहूँ तो मुझे इस जॉब से नफरत थी। और फिर यहाँ से सब कुछ बुरा होने लगा। एक अनजान मांगने वाला मेरे पास आके मेरे लंच की तरफ अपनी नजरें ठहरा के बैठा हुआ था। उसे देखते सारे मेरे दिल में उसके लिए कूट कूट के गुस्सा आने लगा कि मैं यहाँ पे कुत्तों की तरह काम कर रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक। बस
यह आवारगी दिखाते हुए लोगों से मांगता फिर रहा है। तो इसी तरह वो गुनहगार उस मांगने वाले से कहने लगता है, सुन मेरे भाई, मैं दिन भर मेहनत करके अपना पैसा कमाता हूँ और इसी से मैं खाना खरीदता हूँ, और जैसे कि कुछ भी फ्री में नहीं होता तो तुम मेरे साथ इन छल्ली के बैगों को अंदर डालने में मदद करो। तो इसके जवाब में वो मांगने वाला कहने लगता है, सर मैं जरूर करूंगा, पर पहले मुझे कुछ खाने का दे दीजिएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं एक थोड़ा सा खाते सारे आपके साथ काम में मदद करूंगा। इसी बात पर वो गुनहगार कहने लगता है, अच्छा दुनिया में तो ऐसा कोई कानून नहीं है, पहले तुम काम करते हो तभी तुम्हें कुछ मिलता है। मांगने वाला इतना भूखा होने के सारे बस बड़ी मुश्किल से चल पा रहा होता जब वो बड़ी बड़ी बोरियों को उठाने ही लगता है। में वो गुनहगार खुद आराम से बैठ के लंच करने लगता है, पर इन सब में वो मांगने वाला एकदम से बेहोश हो जाता और उल्टा वो गुनहगार अब उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है, ओए नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो, मुझे पता है तुम जिंदा हो, नाटक बंद करो। पर अचानक से उसके खाने के टेबल में से एक हाथ उसके पैर को जा पकड़ता और एक आवाज सुनाई देती है, हाँ, तो क्या मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ? मेरी नाउमीदी एक काले दरिया से भी ज्यादा बढ़ के। हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पौधरे को याद रखूंगा। एक दिन मैं वापस आऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, पर फिर भी तुम उस दिन को याद रखोगे क्योंकि तुम्हें कभी शांति नसीब नहीं होने वाली। हाँ, मैं उस दिन वापस आऊंगा जिस दिन तुम सबसे ज्यादा खुश होगे। जो देख के वो गुनहगार इस कदर डर उठता है जैसे कि शायद से उसने मौत का फरिश्ता देख लिया। इसी में यहाँ पे मजीद और 2 वर्कर्स आते हैं जो किसी मांगने वाली बॉडी को देख के हैरानगी से कहने लगते हैं, ओए ये जो भी है ये तो मर चुका है। सारी की सारी बातें उस अनजान शख्स को मजीद अंदर से जगड़ने लगती है। इसी तरह हमें उसी और के बारे में दिखाया जाता है जिस वक्त यही गुनहगार रोहान कशीबे को अपनी कहानी सुना रहा होता है। फादर, मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता था उसने वाकई में 5 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ। रोहान के शीबे भी अब हैरानगी से उसे कहने लगता है, ओए तुम्हारा मतलब मरने से पहले उसने तुमसे एक ज़ॉम्बी के रूप में बात की? तुम्हें यकीन है जो कुछ तुमने देखा वो कोई ख्वाब नहीं था? तो वो गुनहगार इसके जवाब में पहले से भी काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहने लगता है, ओह फादर, काश कि आपकी बात सच होती। मैंने इस दिन के लिए काफी मांगा कि काश वो मेरा ख्वाब होता। गुनहगार अब वहीं से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। सबके बाद से मेरी किस्मत बदल गई थी। मैं जिस कारोबार में भी हाथ डालता, जो काम शुरू करता, पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड मशहूर हो जाता, और इसी तरह वो चीजें एक बहुत बड़े ब्रांड की शक्ल ले लेती थी। खुशकिस्मती के दरवाजे एक के बाद एक खुलते चले गए। दिनों में तो मेरे पास गर्लफ्रेंड के लिए टाइम तक नहीं होता था, पर गर्लफ्रेंड खुद मेरे पास आती चली गई। मैं काफी अमीर हो चुका था और एक खूबसूरत लड़की से मैंने शादी कर ली। मेरे पास जायदादों के ढेर बढ़ चुके थे, पर उस दौरान भी उस मरे हुए शख्स की सोच मेरे दिमाग में इस तरह से बैठी हुई थी जैसे वो कल ही हुआ। सबके बाद एक बहुत प्यारी बेटी मेरी पैदा हुई कि बिल्कुल अपनी माँ पे गई थी। उसकी बचकाना हरकतें देख के मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और उस तरह मैं बेगम होकर सोचने लगा, वाह मैं कितना खुश हूँ। पर नजर चपकते ही मेरी अपनी बेटी ने मेरे गले को जा पकड़ा, और फिर उसमें से एक शैतान की आवाज सुनाई देने लगी, तो जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं उस रोज वापस लौट के आऊंगा जिस दौरान तुम बहुत ज्यादा खुश होगे। के साथ उसका सर्वेंट भी होता है। बस एक ही अपने वार से उड़ा के फेंक डालता। वो गोस्ट मजीद बोलने लगता है, ओह कैसा लगा? तुम्हें तो ये लग रहा होगा कि तुम्हारी जिंदगी एकदम परफेक्ट है। हाँ, पर इन सब के पीछे तुम्हें क्या लगता है किसका हाथ था? मेरा हाथ था। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया कि तुम पे ऐसी जगह पे वार करो, ऐसी जगह पे वार करो कि तुम दोबारा कभी अपनी जगह पे ना आ पाओ। मैं एक बात बताता चलूं, मैं इसलिए अपना बदला पूरा कर रहा हूँ ताकि मुझे शांति मिल सके। पर फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देना चाहूंगा, यह मामला हम खुदा पे छोड़ते हैं। तो हाँ यार, ये गोस्ट उसे कहने लगता है कि अगर आज तुम्हारी किस्मत खुदा ने लिखी होगी तो तुम मेरे हाथों बच जाओगे, पर अगर नहीं तो तुम्हारे साथ वो होने को जाएगा जिसमें तुम कभी भी सुकून से नहीं रह पाओगे। तो यार अब फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ, क्या तुम यहीं पे मरना चाहोगे या फिर अपनी किस्मत को आजमाना चाहोगे? उसके गले पे मजीद प्रेशर डालते हुए कहने लगता है, अब बकना शुरू भी कर डालो। अब वो गुनहगार ना चाहते हुए भी अपनी किस्मत को आजमाने लगता, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं। इसी में वो गोस्ट उसकी बच्ची का पॉपकॉर्न बैग उसके हवाले करते हुए कहने लगता है, इसमें से पॉपकॉर्न का दाना निकाल के इतनी ऊंचाई पे फेंको कि एटलीस्ट तुम्हारे बगल में मौजूद लैंप से तो ऊपर ही होना चाहिए। फिर इसके नीचे आते हुए तुम इसे अपने मुंह से ही कैच करने की कोशिश करोगे, और अगली बार जैसे तैसे मैं बस अपने हाथों को क्लैप ही करूं, तुमने
तुम्हें अपनी किस्मत को आजमाना शुरू करना है। अगर इस वक्त तक तुमने ऐसा ना किया तो वहीं पे खड़े पहले ही लम्हे में मैं तुम्हारी जान खुद ले लूंगा। के चलते ही वो गोस्ट उससे बिना वक्त दिए बगैर फौरन से अपने हाथों को क्लैप करता। देख के वो गुनहगार भी वक्त रहते ही अब उस पॉपकॉर्न को उछाल देता है। इसी के समेत वो पॉपकॉर्न अब जैसे तैसे नीचे आने को लगता है। वो पुराना पापी उस पे अपनी नजरें टिका बैठा होता है कि अब सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों पे पड़ने लगती है, जिससे यहाँ तक वो पॉपकॉर्न बस उसके मुंह में जाते जाते मिस होने को इजार होता है। बस यार कैसे ना कैसे करके वो अपने जबान की मदद से उससे अपने मुंह में ले ही जाता। अब एक ट्रायल यहाँ पे खत्म ही हुई होती है कि अब वो दोबारा से ताली बजाने को जा रहा होता है। अब इसी तरह वो दूसरी बार भी पॉपकॉर्न के दाने को आसमान में उछालता है। यहाँ तक दूसरी बार में खुशकिस्मती से बादल सूरज को जा पकड़ते हैं। इस वजह से अब उसे सूरज की तेज रोशनी का आंखों पे पड़ने की फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखते ही देखते एक और समस्या खड़ी हो जाती है। पॉपकॉर्न के दाने के लिए यहाँ तक कुछ कबूतर उससे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक से उसके लिहाज से उसे एक ब्रिलियंट सा आइडिया आता है। वो पॉपकॉर्न के पूरे पैकेट को फाड़ देता है। तो यार अब ज्यादा दाने देख के वो पिजन उस गिरते हुए पॉपकॉर्न को छोड़ के बल्कि पैकेट में से निकलते हुए पॉपकॉर्न की तरफ बढ़ने लगते हैं। बस बड़ी आसानी से इसके बाद वो पॉपकॉर्न को अपने मुंह से कैच कर लेता, जो देख के उस पुराने पापी की जान में जान आती। उस पुराने पापी में के अंदर भी काफी ज्यादा हिम्मत दौड़ी होती है। वो इसको उससे कहने लगता है, ओह अब वक्त आ गया तुम्हारे यहाँ से दफा हो जाने का। वो पापी बढ़ बढ़ के इसी तरह बातें करता चला जा रहा होता है कि तभी जाके उसे इस बात का एहसास होता कि हाँ यार इस वक्त उसका हिसाब आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला है। पॉपकॉर्न के बैग को यूं फाड़ने की वजह से अब काफी ज्यादा तादाद में पिजन इकट्ठे हो गए होते हैं। इसका मतलब अब जब वो लास्ट बार अपना पॉपकॉर्न उछालेगा तो सारे के सारे एक दाने पे टूट पड़ेंगे। सब देख के वो गोस्ट मुस्कुराते हुए कहने लगता है, भाई तूने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। वो पापी एक बार फिर से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, पर यार नजर चपकते उस पुराने पापी के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो पॉपकॉर्न जरूर ऊपर उछालता है लेकिन उस पे आग लगी पड़ी होती है और साथ ही साथ उसने अपने हाथों पे भी आग लगा दी होती है ताकि सारे के सारे पिजन जितना दूर हो सके उतना ही बेहतर है। सब देख के उसकी एक बार फिर से जान में जान आती, मगर यार उसकी किस्मत का साथ सिर्फ यहाँ तक ही था। एक बार फिर से बादल जो होते हैं वो हटने लगते हैं और सूरज अपनी बुलंदियों से बाढ़ आने लगता है। गिरता हुआ पॉपकॉर्न जिस पे आग लगी होती है वो सूरज की तेज रोशनी में अब कंप्लीटली छुप जाता है अपनी आग की वजह से। उस पुराने पापी को अब जैसे तैसे होश आती है। आग लगे हुए पॉपकॉर्न को अपनी शर्ट पे गिरा हुआ पाता, बस उसकी शर्ट पे गिरने की देर होती कि इसी लम्हे में उसकी गर्दन भी कटे जाती। आखिरकार अपना बदला पूरा करने के बाद वो उसकी बेटी के जिस्म को छोड़ देता। पूरी की पूरी कहानी सुन के रोहान कशीबे वहां पे हिल के रह जाता। वो पुराना गुनहगार वो पापी अब दोबारा से कहने लगता है, फादर अब जरूर सोच रहे होंगे कि इस वक्त में जिंदा कैसे हो, हाँ ना? उसकी वजह कि मैं यहाँ पे कन्फेस करने आया हूँ अपने गुनाह को। उस गोस्ट ने मुझे इस कदर अमीर कर डाला था कि मैं अपने पैसों से एक ऐसा गुलाम भी खरीद सकता था जो कि मेरे हर ऑर्डर पे अपना सर झुका डाले। अब देखते देखते रोहान कशीबे को एक और अनजान आवाज सुनाई देती है, मास्टर मैं आपके पीछे आया हूँ। मास्टर आपने मुझे पैसों के जहाज से में फंसा के मुझ पे कंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाई। तो हाँ यार इससे ये मालूम पड़ता है कि उस पुराने पापी ने सिर्फ एक ही बड़ा गुनाह नहीं किया बल्कि दो बड़े बड़े गुनाह किया है। इसने शायद से अपने गुलाम के साथ अपना जिस्म बॉडी पार्ट्स वगैरह बदल दिया है और इसी वजह से उसके गुलाम की मौत हो गई थी। तभी वो गोस्ट एक बार फिर से कहने लगता है, जब इस बार तुम्हारी बेटी की खुशी ऊंचाइयों पे पहुंचेगी तब मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगा। और ये सब कुछ अपनी आंखों से थोड़ा सा पर्दा हटा के दूसरी साइड पे रोहान कशीबे अपनी आंखों से देख रहा होता है। और अब वो पुराना फकीर ने भी अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ यार इसी बटन को अपने दिल में कैरी करते हुए वो चुपचाप अब इस चर्च को छोड़ के जाने लगता है। और उसे एक बात का तो एहसास हो जाता है कि शायद से चर्च में भी उसे सुकून नहीं मिलने वाला। ये सारी की सारी कहानी वो कोइची को बता रहा होता तो है, लेकिन यहाँ पे अब ओकियासु भी आ पहुंचा होता है। ये कहानी सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है, ना कि सिर्फ इतना बल्कि कोइची की गर्लफ्रेंड युकाकू भी यहाँ पे मौजूद होती है। और यहाँ पे ओकियासु कहने लगता है, वैसे तो मुझे लगता है ये लोग गोस्ट कम बल्कि स्टैंड यूजर थे। रोहान कशीबे को पूरा यकीन होता कि वो स्टैंड यूजर नहीं बल्कि कोई और चीजें थी। रोहान कशीबे को वो लम्हा दोबारा से याद आ रहा होता है और उसे याद करते हुए कहने लगता है, मैं दोबारा से किसी दिन इटली जाऊंगा 1-2 सालों में। उस शख्स से मैं दोबारा मिलना चाहूंगा कि उसके साथ क्या हुआ।
जबकि उसकी पूरी जिंदगी अब लगभग गुनाहगारी से बड़ी हुई है, पर मेरे दिल में उसके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी। तो हाँ यार, इसी के साथ हमारी एक गजब किस्म की एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो हाँ यार, अब एपिसोड खत्म हो ही गई है, तो वीडियो मत बंद कर देना यार। तो वक्त आ गया है कि मैं तुम लोगों के जवाब देता चलूं कि जोजो बाजार एडवेंचर आखिर में इतने वक्त से क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। तो यार इसके लिए हमें उस वक्त में जाना पड़ेगा जिस वक्त मेरे चैनल की शुरुआत थी, और मैंने अपने आनकी के कहने पे, मतलब कि अपने बड़े भाई के कहने पे जोजो बाजार एडवेंचर फैंटम ब्लड की एक्सप्लेनेशन शुरू की थी, जो कि अब तक मेरे चैनल की फर्स्ट सीरीज थी। उन दिनों में शायद से मेरे 60-70 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, जिस वक्त मैं जोजो को बनाते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और यार मैं सच कहूंगा, मैंने जोजो के ही कारण शुरू के डेज में अपने चैनल को काफी ज्यादा ग्रो किया था। और बिल्कुल एक बार फिर से अपने बड़े भाई के कहने पे मैंने बाकी की भी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर दिया था। उन दिनों में मेरे दिन की व्यूज जोजो पे लगभग 600 तो आ ही जाते थे, और उन्हीं दिनों में लगभग बाकी की एक्सप्लेनेशन छाने लगी थी तुम लोगों के दिलों में। तो इसी तरह मैं धीरे धीरे दोनों एनिमे को एक साथ चला रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ज्यादातर बाकी पसंद आने लगी थी। ना ना ना, ये वजह नहीं थी कि मेरे बाकी पे व्यूज आ रहे थे तो मैंने जोजो को छोड़ डाला, बल्कि ये देख के मैंने उन दिनों में बाकी को उल्टा स्लो कर दिया था, जोजो पे ज्यादा फोकस करने लगा था। जहाँ पे एक वक्त में बाकी पे 2-3 हजार व्यूज आते थे, और वहां पे जोजो पे 200-300 व्यूज भी बड़ी मुश्किलों से आते थे। शायद से अब तुम लोग मेरे पॉइंट को समझ रहे होगे। जोजो की अपनी ऑडियंस थी, जोजो में इंटरेस्ट खोता चली जा रही थी। जहाँ पे पहले कम सब्सक्राइबर्स होते थे, फिर भी जोजो पे 600 व्यूज आते थे, पर अब 200-300 आने लगे थे उन दिनों में। ये बात मुझे कहीं ना कहीं पे चुभ रही थी, पर मैंने ज्यादा दिल पे ना लिया। यार अगर मैं सच कहूँ, मुझे अंदर ही अंदर से पता था मेरी शुरुआत जोजो नहीं किया है, बाकी को भी लोग देख रहे हैं जोजो के कारण ही, क्योंकि थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स और रीच मुझे जोजो नहीं दी थी। और उस वक्त तक मैं जोजो के फैंटम ब्लड पार्ट 2 में था। एंड यस, मेरी अपनी ऑडियंस अब मुझे फोर्स करने लगी थी कि भाई बाकी में तुम्हारे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, क्यों जोजो पे फोकस कर रहे हो, पहले इससे कंप्लीट करो, तुम्हारे 100K रीच हो जाएंगे। पर फिर भी यार मैंने जोजो का ना छोड़ा, क्योंकि जोजो उस वक्त मेरी दिल की गहराइयों में बस रहा था। मैं अपने से कहता था जरूर बच्चे कुछ ही सही, लेकिन कुछ ऑडियंस अभी भी जोजो के लिए वही तड़प रखती है। ऐसे कुछ लोग ऐसे थे जो कि मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स भी रह चुके थे, तो बाकी वाले तो नहीं थे, तो वो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स मेरे स्पेशल दिल में बस रहे थे। इन्हीं लोगों के कारण मैं एक बार फिर से जोजो पे फोकस करने लगा, पर इन दी एंड फटे एक बात का मुझे एहसास होने लगा। एक तरफ तो बाकी मेरे चैनल को ऊपर ले जा रही है, और दूसरी ओर जोजो के अपलोड करते सारे पूरा का पूरा यूट्यूब एल्गोरिदम फौरन से डाउन होने लगता है, मेरी रीच गिरा दी जाती है। तब तक मैं कदम रख चुका था स्टारडस्ट क्रूसेडर में, और इन दिनों में मैंने चैनल भी मोनेटाइज करवा दिया था। पर अगर कोई चीज मुझे स्लो डाउन कर रहे थे, वो मेरे फेवरेट एनिमे जोजो ही थे। तो यस, मेरा चैनल डेड होने लगा था जोजो की वजह से, जो इसे थोड़ा बहुत जिंदा रख रही थी, वो थैंक्स टू बाकी, मेरे एक और फेवरेट एनिमे। खैर यार, अब यहाँ पे मेरे पेरेंट्स को भी इस चीज की फिक्र थी। मैं एक चीज को बहुत ज्यादा वक्त दे रहा हूँ कि शायद से जो कि मुझे फ्यूचर में कोई फल वगैरह ना दे। वो लोगों ने मुझे कभी डायरेक्टली मना तो नहीं किया, लेकिन वो ये चाहते थे कि मैं इसे स्टॉप कर दूं। तो हाँ, स्टारडस्ट क्रूसेडर में मेरे व्यूज लगभग आना बंद हो गए थे। फिर भी यार मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के इसकी 50 एपिसोड ऐसी अपलोड की जिससे मुझे कोई फायदा ना हुआ, और जो बच्चे कुछ ऑडियंस थे सिर्फ उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैंने 50 एपिसोड पे काम किया था। तब तक तो मैं काफी दूसरे एनिमे को भी चांस दे सकता था, और बस ये चीज अब मेरे चैनल को मजीद स्लो डाउन कर चुकी थी। और बस फिर फिक्र मुझे भी होने लगी थी, क्या होगा कि अगर ये फ्यूचर में मुझे कुछ ना दे, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूँ। जिन बच्चे कुछ लोगों के लिए मैं एक वक्त में कर रहा था, और उनका भी इंटरेस्ट खत्म होता गया। कहीं ना कहीं पे वो लोग भी मुझे छोड़ के चले गए थे, क्योंकि बस मेरे व्यूज सिर्फ बाकी में ही आ रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट मेरी ऑडियंस को इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा, जो की बची कुची ऑडियंस को, कि यार मुझे इससे कोई फायदा नहीं था, कोई व्यूज नहीं आ रहे थे। फिर भी मैंने काफी हद तक जो एक्सप्लेन की। तो अब वक्त आ गया है कि मैं अपने आप को भी थोड़ी सी तसल्ली दूं। यही सोच के मैंने बाकी काफी दूसरे सारे एनिमेस पे हाथ डालना शुरू कर दिया। इस बीच में भी काफी कुछ हुआ था जोजो की वजह से, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत सारी 4 मिनट तो हो ही गए इससे लेके। बट हाँ, सिंपल इन दी एंड फटे मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए जोजो को छोड़ दिया था, मतलब स्लो डाउन कर दिए थे। डायमंड इज अनब्रेकेबल को हमने बहुत स्लोली कवर किया, और एपिसोड 16-17 तक ही शायद लाया हूँ। खैर यार, ये रोहान की शिबे की सीरीज अब कंटिन्यू होती चली जाएगी, क्योंकि इसकी सिर्फ 40 एपिसोड है। तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना,